हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम करने वाले क्लास 12 का मैथ्स का सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, सो बने रहिए एंड तक। ठीक है, सो यदि उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तभी हमें एक अलग एनर्जी महसूस होता है कि हम आपके लिए कुछ करें। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का फॉर्मेट रहने वाला है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास 12 का सेशन 21-22 और आपका जो कोड रहने वाला है वो 041 रहने वाला है, टर्म 2। ठीक है दोस्तों, आपके पास ओवरऑल 2 आवर्स होंगे और मैक्सिमम मार्क्स है ना, यू वुड हैव 40। ठीक है, आपके पास कितने मार्क्स होंगे? 40 मार्क्स होंगे। देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस A, B एंड C। ठीक है दोस्तों, सेक्शन A में 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए आपको 12 मार्क्स देने वाला है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी भी आपको कितना देने वाला है? सेक्शन बी भी आपको 12 मार्क्स देने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी देखिए, 4 क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी कितने नंबर देने वाला है? 16 नंबर देने वाला है। तो ओवरऑल 12 और 16 टोटल आपके 40 मार्क्स का क्या होगा? एग्जाम होगा। क्लियर है मैथ्स का? ठीक है, सो देखो 5th इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी होगा। ठीक है, एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये 6 पार्ट है, 6 तो है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ केस बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका। ठीक है, 2 सब पार्ट्स होंगे और हर एक सब पार्ट 2 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से मैं आपको करवाऊंगा वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, अब देखो, बिल्कुल इंटरनल चॉइस है। यहाँ पे चॉइस है दोस्तों, तो आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे? पहले तो अपना कलर चेंज करते हैं हम पेन का। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मेरे हिसाब से चलो मैं ये करता हूँ। कुछ बच्चे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोई एक ही करना है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, पर मुझे पता है लॉग में जाने से अच्छा तो ये एक ही नीचे वाला कर लेता हूँ। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ जब आप देखेंगे ऊपर sin 2x आ रहा है। ठीक है, देखो ना, अपन को सॉल्व क्या करना है? sin 2x बाय, है ना, √9 माइनस cos 4x, है ना। ठीक है दोस्तों, तो sin 2x है और cos रेज़ टू पावर 4x है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? हमें पता है √a² माइनस x² या t²। तो हमें स्क्वायर पता है, तो मैं एक काम करूंगा, इसे स्क्वायर बना लूंगा। अगर मैं t को cos² x लेट कर लेता हूं, और cos² x क्यों लेट करता हूं अब देखना आप। अच्छा, डिफरेंशिएट करो इसे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। ठीक है दोस्तों, तो पावर आगे और पावर में से एक माइनस, और ठीक है। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, और माइनस दोस्तों क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सो माइनस 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x होता है। ठीक है दोस्तों, sin क्या होता है? 2x होता है। ओके, 2 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला लग चुका है पूरा। 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है? sin 2x के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ से dx किसके इक्वल हो जाएगा? dx हो जाएगा dt बाय माइनस ऑफ sin 2x। ओके, अब फर्स्ट में पुट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो दोस्तों sin 2x ऑलरेडी है यहाँ, और नीचे देखो 9 है। अब देखो cos² को t माना था, तो cos रेज़ टू पावर 4 को यानी t² हो जाएगा दोस्तों, और dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt बाय sin 2x, dt बाय sin 2x, और sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया dt बाय √9। तो दोस्तों √9 को क्या लिख सकते हैं? 3², है ना, माइनस t²। तो याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? क्या कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है दोस्तों? ये किसके इक्वल होता है? चलो मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना। dx बाय √a² माइनस x² किसके इक्वल होता था? क्या ये साइन इनवर्स x बाय a प्लस c के इक्वल नहीं होता था? बिल्कुल ठीक, इसी के इक्वल होता था दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स, पर दोस्तों x के बदले यहाँ पे क्या है? x के बदले t है। ठीक है, और एक ओके, इंस्टेड ऑफ a हियर इज 3। ठीक है, प्लस c। पर दोस्तों t को अपन ने क्या लेट किया था? t को अपन ने लेट किया था cos² x।
तो टी की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 3 प्लस सी। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका आंसर है। देखो आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में आपको पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं किसी एक पार्ट को ही अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द डे। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई 2 मार्क्स का आ गया सैंपल पेपर में, 2 मार्क्स का। अगर आपको ऑर्डर का कंसेप्ट पता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के, और डिग्री का कंसेप्ट का पता है, बस 2 नंबर फ्री के मिल गए आपको। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 5। और आपको पता है पूरा किसके इक्वल होता है, ये होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या मुझे बताओगे, इसका ऑब्वियस ऑर्डर 2 है। ऑर्डर पता ना किस ऑर्डर का डिफरेंशियल है, तो जैसे अगर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होता तो ऑर्डर 3 होता, अगर सिंपल डी वाई बाय डी एक्स होता तो ऑर्डर 1 होता। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 है। पर यहाँ पे एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए, डिग्री। और दोस्तों इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री देखो ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर डिग्री होता है ना, तो और इसका पावर तो 1 ही है बेटा, है ना, तो इसका डिग्री 1 हो गया। ठीक है, इसका डिग्री 1 हो गया। तो हाँ अपन को सम पूछा है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो कितना हो गया 3 इसका क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि लेट ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ए का मोड और बी का मोड दोनों इक्वल होगा और 1 के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, यूनिट वेक्टर ये होता है ना। देन प्रूव दैट ओके मोड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी ए और बी के बीच, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या है, थीटा है दोस्तों। ठीक है, सो अपन को देखो, अपन को ये प्रूफ करना है। ओके, ए कैप प्लस बी कैप, तो शुरुआत तो कुछ इसी से करना पड़ेगा, ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है दोस्तों, ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए कैप बी कैप का डॉट प्रोडक्ट ए कैप प्लस बी कैप के साथ ही लेता हूँ। इससे क्या होता है आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लोगे, ए कैप सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है दोस्तों, प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ठीक, और आपको पता है, अच्छा देखो ए डॉट ए कैप डॉट ए कैप क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता था दोस्तों, है ना, कि ए डॉट बी क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ तो क्लियर है चीज। अब यहाँ देखो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, पर यहाँ पे ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और 1 है, और कॉस थीटा, ए और ए सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये टोटल मतलब ओवरऑल किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल आ गया। तो ये पूरा मैं 1 के इक्वल रख सकता हूँ, या तो यार डायरेक्टली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आप लिख सकते हो बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों इक्वल होगा दोस्तों। तो ए डॉट बी को मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया। ओके, तो ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी मोड का स्क्वायर हो जाएगा। भाई हमेशा ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर है, ए डॉट ए पता है किसके इक्वल होता है, ए के मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, और ए कैप ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, ए कैप का मोडलेस। ठीक है, और बी कैप का भी मोडलेस यानी मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और 2, और दोस्तों ए डॉट बी यहाँ किसके इक्वल होगा, तो ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा दिया हुआ था, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 2, और ये तो 1 1 के इक्वल हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आपका ए कैप प्लस बी कैप का मोड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है,
टू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा किसके एक 1 प्लस कॉस थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना दोस्तों। ओके, 2 2 यहाँ क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो ए स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाएगा, और रूट जाएगा तो सिर्फ मैं प्लस वाली वैल्यूज लूंगा क्योंकि यहाँ मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 कॉस थीटा बाय 2, 4 का रूट 2 होता है और कॉस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, नहीं इसलिए हमने प्रूफ कर दिया। देखो ये प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था कि ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, उनका मोड किसके इक्वल होगा, 2 कॉस थीटा बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। तो दोस्तों डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा बल्कि डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। अब यहाँ देखिए, तो इससे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 3 माइनस एक्स बाय माइनस 1 है इजक्वल 2y माइनस 1 बाय 2 है इजक्वल टू जेड बाय 4 है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो एक ही x वाला प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस होना चाहिए तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे माइनस से करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बाय 2, ये हो जाएगा z बाय 4, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके जो नीचे होते हैं पता ना, जो दोस्तों ये नीचे वाला होता है वो पैरेलल वेक्टर का होता है, और पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो अपना क्या आ गया दोस्तों, डायरेक्शन रेशियो आ गया 1 2 एंड 4, क्योंकि 1 2 एंड 4 अपना दोस्तों डायरेक्शन रेशियो आ गया, ठीक है। पर अपन को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो उसके लिए आप लोग डायरेक्शन रेशियो का रूट में है ना स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। ओके 4 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 प्लस 4 प्लस 16, तो रूट 21 हो गया दोस्तों। क्योंकि ये रूट 21 हो गया, बाहर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन जो कोसाइन होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे 1 बाय रूट 21, ठीक है, 2 बाय रूट 21 एंड 4 बाय रूट 21। ये आपका क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो डायरेक्शन कोसाइन पता ना क्या होता है। अगर डायरेक्शन रेशियो देखो यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे अगर आपके डायरेक्शन रेशियोज, अगर आपके रेशियोज ए है बी है और सी है तो कोसाइंस क्या हो जाते हैं, कोसाइंस आपके हो जाते हैं ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सेम बी के नीचे भी ये लिख दो और सी के नीचे भी ये लिख दो, यही हमने किया है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन आवर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल, ठीक है, 3 वाइट बॉल। तो यहाँ लिख लिया करो, अच्छा रहता है। तो रेड कितना है, रेड 1 है, और वाइट कितना है, वाइट 3 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, सिर्फ रेड बॉल्स का, ठीक है। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल 4 बॉल है बैग में, एक रेड है और 3 व्हाइट है दोस्तों, ठीक है। मैं 2 बॉल को निकाल रहा हूँ एक के बाद दूसरा बिना रिप्लेस किए, ठीक है। तो अपन को रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो मैं लेट कर देता हूँ x डिनोट्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब यहाँ देखो x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो x कैन टेक वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है मुझे बताओ। दोनों 2 बारी निकाल रहे हो आप, हो सकता है कि पहली बारी व्हाइट निकल जाए, दूसरी बारी भी व्हाइट निकल दे, या ये भी हो सकता है कि पहली बारी व्हाइट निकले दूसरी बारी रेड निकले, ठीक है। और पर अगर पहली बारी रेड निकला तो दूसरी बारी रेड निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेड एक ही बॉल है। तो x कैन टेक वैल्यूज, हो सकता है कि रेड निकले ही ना, और हो सकता है कि रेड एक निकले, क्लियर है इस, ठीक है। सो अब देखो p, ओके, p0 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दोस्तों। जब आप p0 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो नाउ यहां लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, P0 का मतलब आपको रेड बॉल मिला नहीं, आपको रेड बॉल नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो में भी आपका क्या आया, आपका व्हाइट आया, एंड सेकंड रो में भी आपका क्या आया, व्हाइट आया,
इसका मतलब यही है ना यार कि पहली बारी में भी व्हाइट निकला, दूसरी बारी में भी व्हाइट निकला, रेड निकला ही नहीं। अगर पहली बारी में व्हाइट निकला, ठीक है, तो टोटल 4 है और व्हाइट 3 है, क्योंकि अब आप एक निकाल चुके हो और रिप्लेस आपने नहीं किया। देखो क्वेश्चन में पढ़ो विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि अब टोटल 3 बचेगा और क्योंकि आप व्हाइट ही निकाले हैं तो व्हाइट ऑलरेडी निकल चुका है, 3 था, तो यहाँ 2 बचेगा। तो ओवरऑल यहाँ क्या आ गया, अच्छा यहाँ कैंसिलेशन कर दो, 3 से 3 गया और 2 से 4 गया, तो 1/2 आ गया आपका, ठीक है। P ऑफ 0 निकालते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो स्पेस ही नहीं अपने पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। P ऑफ 1 निकालते हैं दोस्तों। P ऑफ 1 का मतलब समझते हो आप कि 1 रेड। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज होता है। यहाँ हो सकता है कि फर्स्ट में रेड आया एंड सेकेंड में, तो ऑब्वियस अगर फर्स्ट में रेड आ गया तो सेकंड में तो रेड तो एक ही है ना, सेकंड में व्हाइट ही आएगा सेकंड रो में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट में व्हाइट आया और रेड सेकंड में आया। सेकंड में क्या है दोस्तों, रेड आया, ठीक है। तो इसको देखो, अगर फर्स्ट में रेड आता है, टोटल 4 है, रेड तो 1 ही है, ठीक है, 4 में से। और सेकंड अगर व्हाइट आता है तो ऑलरेडी एक निकल चुका है, व्हाइट तो 3 है, क्लियर है चीज। तो आ गया, और बीच में आप प्लस करेंगे, बीच में जब आप प्लस करेंगे तो देखो फर्स्ट व्हाइट दोस्तों, तो ओवरऑल 4 था और व्हाइट उसमें से 3 था, और क्योंकि एक निकल चुका है तो यहाँ 3 आएगा और रेड तो देखो एक ही है। तो यह कैंसिलेशन हो रहा है तो करना अच्छा है, तो कर देते हैं अपन, कोई बात नहीं। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये किसके इक्वल आ रहा है दोस्तों, 1/4 प्लस 1/4, तो ओवरऑल 1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसे आप टेबल में तो लिख ही सकते हैं, क्लियर है। इसे टेबल में आप लिख लीजिए, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि यार ऐसे वीडियोस लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना, लेक्चर को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सो लेट मूव ऑन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। 2 कार्ड्स, ओके, ये क्या हो गया, 2 मिनट दोस्तों, ये कुछ हो गया, ओके। तो एक्चुअली पेन हट गया था गलती से, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके जी। 52 कार्ड्स है अपने पास, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है जी, और 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हो या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड द सेकंड कार्ड जैक। ओ माय गॉड, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड रेड एंड द सेकंड कार्ड जैक, ओके, फर्स्ट कार्ड रेड एंड द सेकंड कार्ड रेड। यहाँ यार 2 पॉसिबिलिटीज उठती हैं। आपको पता है ना जैक कितने होते हैं, जैक ओवरऑल हर एक ग्रुप में 1 जैक होता है, तो ओवरऑल 52 कार्ड में से 4 जैक होंगे, जिसमें से 2 रेड जैक होंगे और 2 ब्लैक जैक होंगे, ठीक है। अब देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड। तो जो पहला कार्ड रेड जो आ रहा है, हो सकता है रेड के साथ जैक वाला रेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि जैक वाला रेड ना आए। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी अपन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहला क्या लेना पड़ेगा, तो पहला आपको हो सकता है कि गेटिंग फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका रेड कार्ड है पर वो जैक है, यानी जैक रेड कार्ड, एंड सेकंड क्या आपका, सेकंड आपका जैक कार्ड है। सेकंड तो देखो फिक्स है जैक कार्ड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला रेड कार्ड आ रहा है फर्स्ट पर वो नॉन जैक है दोस्तों, वो है ना, नॉन जैक रेड कार्ड। तो दूसरा तो जैक आना ही चाहिए, जैक कार्ड आना ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज अगर होता है, एक ये पूरा वाला और दूसरा ये चीज, ठीक है, ओके। सो यहाँ से जब हम निकालेंगे, अच्छा जैक कार्ड निकालने की, वो भी रेड जैक कार्ड, तो टोटल 4 जैक कार्ड होते हैं और उसमें से रेड कितने होते हैं, 2, तो 2/52 हो गया, ये बहुत बढ़िया। अगर एक ऑलरेडी आप निकाल चुके तो नीचे 51 बचा, एंड सेकंड जैक कार्ड दोस्तों, तो एक ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ठीक है, जो रेड था, तो रेड तो 1 बचा, पर ब्लैक ऑलरेडी 2 बचे हैं, तो ओवरऑल 3 जैक बचे, क्योंकि सेकंड ने स्पेसिफाई नहीं कि रेड ही होना चाहिए। पहला था कि रेड ही होना चाहिए, दूसरा सिंपल जैक हो, वो रेड भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, तो इसलिए ऊपर 3 लिया, ठीक है, ओके। यहाँ देखो फर्स्ट नॉन जैक, ओके, नॉन जैक रेड कार्ड,
तो ओवरऑल टोटल 52 कार्ड है। तो दोस्तों नॉन जैक रेड कार्ड, ठीक है, नॉन जैक रेड कार्ड। तो देखो यहाँ पे रेड टोटल कितना होता है, रेड टोटल कितना होता है दोस्तों, अपने पास रेड जो होते हैं वो टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं 26। अगर में से रेड वाले जैक कार्ड अगर आप निकाल दो तो 24 बचे, ठीक है। अच्छा, तो जैक कार्ड अब क्योंकि ऑलरेडी एक निकाल चुके तो यहाँ बचेगा 51, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 51 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, ओके, तो ऊपर जैक कार्ड, ओके, तो यहाँ नॉन जैक है ना। अच्छा, आपने नॉन जैक रेड निकाला है और जैक, तो यानी जैक एक भी निकला तो 4 का 4 है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे आप 6/52 × 51 फिर प्लस कर दीजिए इसको, ओके, चल 16 96/52 × 51, ठीक है दोस्तों। आई होप इसे तो आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप 12th में यार, बिल्कुल यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है इसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, फाइंड x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 × x dx। तो दोस्तों एक इसका क्वेश्चन आ गया भाई, ये पार्शियल फ्रैक्शन का आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो ना ऊपर का नीचे वाला पावर ऑब्वियस है हाईएस्ट है, तो डिवाइड तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो अपन लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे दोस्तों कि x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 × x किसके इक्वल है, ये है, आपको पता ना पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर x प्लस बी मानूंगा मैं, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1, और क्योंकि पहला लीनियर दूसरा लीनियर है, सिंपल x है, तो यहाँ c/x, क्लियर है इसे। आई होप आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला तो देखो कट ही जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 आएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ax प्लस b × x, ओके, यहाँ आ गया दोस्तों, ओके, यहाँ आ गया c × x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जो नीचे आएगा वो कैंसिलेशन, तो ये पूरा टोटल जो नीचे आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को, ठीक है, कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बहुत साइड्स। तो यहाँ देखो, आप राइट हैंड साइड देखोगे तो x स्क्वायर कब बनेगा, जब x ax के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर बनेगा, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ जाएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, x स्क्वायर का यहाँ c बनेगा, और यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या आ रहा है, पहला इक्वेशन आ रहा है a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। और कंपेयर करो, अब कंपेयर करो x का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, x का, ठीक है दोस्तों। x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ x का आगे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है, बस b है, तो यहाँ से b 1 आ रहा है, ओके, यहाँ से क्या आ रहा है, b 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर करो दोस्तों, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट, ये x⁴0, ठीक है, यहाँ देखिए, ओके, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स बोथ साइड। कॉन्स्टेंट को जब आप कंपेयर करेंगे, कॉन्स्टेंट लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड तो सिंपल c है, तो c ऑलरेडी 1 आ गया, b ऑलरेडी 1 आ गया, और यहाँ से a क्या आ जाएगा -1 फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट में c को आप 1 पुट कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में जब आप c को 1 पुट करेंगे तो यू गेट a इक्वल टू -1, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल, b 1 के इक्वल आ रहा है, और c भी किसके इक्वल आ रहा है दोस्तों, 1 के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल माना था तो इसे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कर दो, ओह माय गॉड, ओ भाई साहब, स्पेस ही नहीं, यहाँ स्पेस दिए नहीं मैंने, माय गॉड, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या माना था, हमने माना था x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 × x इक्वल टू वॉट, इक्वल टू माना था ax प्लस b बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c बाय x माना था। और हमारी वैल्यूज़ क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं क्या हमने सही माना है ना, बिल्कुल, x प्लस 1 x स्क्वायर, ax प्लस b x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, c प्लस x, ठीक
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से a माइनस वाई 1 आया और b और c 1 1 के इक्वल आया। तो यहाँ पे a किसके इक्वल आया था अभी, ये हमने फाइंड आउट किया, a माइनस 1 के इक्वल और b 1 के इक्वल और c भी 1 के इक्वल आया था। तो इसमें पुट कर दीजिए, इसका होल इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी आप dx लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप करेंगे तो a है माइनस एक्स और b है प्लस 1, ओके, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है, c आ रहा है 1 बाय एक्स dx, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम मैं करने जा रहा हूँ कि इनको मैं दोनों के नीचे ले जाऊँगा, इसको मैं दोनों के नीचे ले जाऊँगा। यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ 1 के नीचे ले जाऊँगा तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोस्तों, और प्लस 1 बाय एक्स dx। क्लियर है, दिस इज बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो अगर मैं 2 पर मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे डिवाइड कर दूँ, मतलब 1 बाय, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, एक चीज़ यहाँ देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है दोस्तों, क्या है ये, tan इनवर्स x के इक्वल होता है, बिल्कुल ठीक। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, बहुत बढ़िया। पर यहाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और यह 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। पर यहाँ आप दोस्तों मोड लगाएंगे क्योंकि log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पे c लगा दीजिए, आपका आंसर है यहाँ। और इसमें मोड क्यों लगाया, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है मान लिया, पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव में 1 ऐड होगा तो पॉजिटिव ही नंबर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और बहुत बढ़िया, पर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, तो इसलिए यहाँ पे मोड मैंने लगाया। आई होप ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को आती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया कि यदि आपने नोट कर लिया तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये पेज किसी और क्वेश्चन के लिए मैंने छोड़ा था। तो इरेज ऑल करते हैं और इसको भी अपन क्या करते हैं दोस्तों, इरेज ऑल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 था, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में से आप किसको चुनोगे, यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, ऑप्शन है। चलो मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर वाला मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है और नीचे वाला तो देखो, नीचे वाला मेरे पास लीनियर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ होमोजीनियस है, ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस साफ दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। यदि होमोजीनियस दिख रहा है तो ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सॉल्यूशन में देखिए, अच्छा ऊपर वाला एक काम करता हूँ, dy बाय dx, ठीक है, और x वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो y बाय x, क्योंकि x यहाँ जाके डिवाइड हो गया। पर जब इसके नीचे आएगा तो x से x ऑलरेडी कट जाएगा तो माइनस साइन y बाय x। तो दोस्तों आपको पता है होमोजीनियस में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, लेट y इक्वल टू किसके इक्वल मानेंगे आप, vx के इक्वल मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकालो दोस्तों, dy बाय dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ v प्लस, ठीक है, v प्लस x dv बाय dx, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इसे फर्स्ट इक्वेशन दो, ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दो, फ्रॉम फर्स्ट में पुट करो तो dy के बदले क्या आ जाएगा, dy के बदले ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाय dx की जगह मैं क्या पूरा पुट कर सकता हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बिल्कुल v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे y बाय एक्स, अगर यहाँ देखो y इक्वल टू वी एक्स माना है बेटा आपने, तो y बाय एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो y बाय एक्स किसके इक्वल हो गया दोस्तों, y बाय एक्स हो गया यहाँ v के इक्वल, तो y बाय एक्स यहाँ v के इक्वल हो गया माइनस साइन v, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो पहली बात v से v कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करो dv यहाँ पे और साइन v, तो साथ वेरिएबल वालों को एक साथ ले आओ, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, और यहाँ पे माइनस dx बाई एक्स होगा, यहाँ भी आप इंटीग्रेट कर दो। जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो पहली बात तो यहाँ देखो, 2 मिनट,
पहली बात तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक वी डी वी। और इसका तो पता ही है आपको, इसका तो log x होता है ना, dx बाय एक्स। ओके हाँ भाई, कॉसेक x का या कॉसेक v का क्या होगा इंटीग्रेशन, याद है ना, क्या होता है कॉसेक v माइनस कॉट v। क्लियर है ये चीज, ठीक है दोस्तों। ओके इज इक्वल टू माइनस ऑफ log मोड ऑफ x प्लस log c ऐड कर लो आप, यहाँ log c ऐड करना पड़ेगा। अच्छा इसको जब आप यहाँ ले आओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में हो जाएगा क्या आया था, log cosec v माइनस cot v, ठीक है, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा log ऑफ x। ओके इक्वल टू व्हाट, क्या माना था, log c माना था। अच्छा आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, log cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हो जाएगा log c। ठीक है दोस्तों, log से log पता है दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, आप ये कह लो। तो ओवरऑल cosec v माइनस cot v है ना, और ब्रैकेट में क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया दोस्तों x ही है ना। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अपन का x ही आया है, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया c के इक्वल। तो दोस्तों जब आप मोड ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या चला जाएगा, जब आप मोड ओपन करेंगे तो वहाँ पे चल जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जब दोस्तों जाएगा तो प्लस माइनस सी, और प्लस माइनस सी को मैं के मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। और v किसके इक्वल था, v आ गया था cosec y बाय एक्स, है ना, y बाय एक्स, ठीक है। v देखो ना, v किसके इक्वल था, y बाय एक्स के इक्वल था, यहाँ v y बाय एक्स के इक्वल था दोस्तों। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ v में आंसर ना छोड़ दो, ये आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो y बाय एक्स, और होल में तो x है ही, होल में तो क्या है दोस्तों, x है ही, ये आपका क्या है, आंसर है ना दोस्तों। बहुत बड़े, बहुत चुटकियों में हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। भाई वेक्टर ए जीरो के इक्वल नहीं है, और पर a डॉट b इक्वल टू a डॉट c है, और a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c है, देन शो दैट b वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आप फायदा कब होता है आपको, जब आपको गिवन होता है वहीं से जब आप प्रोसीड करते हो। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ओके ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इसको यहाँ ले आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी ए डॉट बी है ना, ए प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस ए डॉट सी, ठीक है दोस्तों। ए जब आप दोस्तों कॉमन लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है, क्लियर है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है तो मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ ना, पर यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा आपको, बी माइनस सी, और ये किसके इक्वल है, और यहाँ जीरो आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो जीरो आ जाएगा ना यार, यहाँ जीरो आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा b माइनस सी करके एक वेक्टर आएगा और एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दो ऑप्शंस निकलते हैं यहाँ से, या तो a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी होगा, क्योंकि बेटा अगर दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कि b माइनस सी वेक्टर ही जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट करो तो जीरो बन जाता है, तो यानी यहां से b इक्वल टू सी आ गया। पर यहां से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बता रहा है कि ए हो सकता है, क्या पता ये ना हो के परपेंडिकुलर हो। तो एक और चीज दिया हुआ है, यहां से अपन कुछ फायदा उठाते हैं, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है। यहाँ देखो, ओके अपने पास ज़्यादा जगह नहीं है, कोई बात नहीं है ना, नाउ अब यहाँ देखो, तो अब देखो नाउ, और क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू वॉट, ए क्रॉस सी। तो दोस्तों एक काम करो, ए क्रॉस सी दोबारा यहाँ ले आओ, ओके ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी यहाँ ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी, और राइट हैंड साइड जीरो होगा दोस्तों, और ए कॉमन लो, पर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। सेम क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो कॉमन आप ले सकते हो, तो यहाँ से b माइनस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा तो यहाँ देखो दो b माइनस सी एक वेक्टर और एक वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से भी दो कंक्लूजन निकलता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोस्तों तब जीरो आता है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, यानी ए हो सकता है कि b माइनस सी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो,
और हो सकता है कि b माइनस सी ही 0 के इक्वल हो, यानी यहाँ से b इज इक्वल टू सी के इक्वल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखना फर्स्ट वाले केस में a और b माइनस सी परपेंडिकुलर आ रहे थे, और a और सेकंड वाले केस में और b माइनस सी पैरेलल आ रहे हैं। तो कभी भी दो वेक्टर एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल तो नहीं हो सकते ना, या तो परपेंडिकुलर होंगे या तो पैरेलल होंगे। तो पहली बात इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दो और इसे अपन सेकंड इक्वेशन देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में b इक्वल टू सी आ रहा है। ठीक है, तो वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर सी आ जाएगा और मिल गया भाई 3 नंबर फ्री है। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन 10th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। ओके, फॉलोइंग लाइंस दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ देखो, अच्छा लाइन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, r इज इक्वल टू a, ठीक है, प्लस लैम्डा b। लैम्डा लिख लो, k लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो लैम्डा को। ठीक है, आपको पता है जो b होता है पैरेलल वेक्टर होता है ना, पता है ना, और a क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा होता है। ठीक है, और b वेक्टर उस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। पहली बात है, मुझे एक बात बताओ, तो अपन ऊपर वाले ही सॉल्व करते हैं। चलो ऊपर वाले का डिस्कशन कर लिया तो ऊपर वाले ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो दोस्तों r1 दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, प्लस s दिया हुआ है यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना दूसरा r क्या दिया हुआ है, दूसरा r दिया हुआ है i कैप j कैप प्लस 2k कैप। पर दोस्तों यहाँ से ऑलरेडी 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लो, यानी 2t हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हुए नहीं हुए दोनों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर सेम है तो पैरेलल लाइन भी सेम होगा, क्योंकि आप कॉमन निकाल सकते हो, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल। पर दोस्तों ध्यान दो, ये दोनों वेक्टर दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं पर उनका पैरेलल वेक्टर सेम है। ठीक है, तो यहाँ से a2 क्या आ जाएगा, चलो यहाँ से a2 आ जाएगा आपका, ओके, यहाँ से a2 आ जाएगा i प्लस जे प्लस 2k कैप, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बहुत बढ़िया। और a1 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, a1 आ जाएगा i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के। ठीक है, ओके, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है देखो b तो दोनों में सेम है बेटा, b दोनों में सेम है, तो b वेक्टर किसके इक्वल आ गया, अच्छा ये 2 वेक्टर लगाओ ना, इक्वल 2i प्लस जे प्लस के, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, अच्छा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन क्या होता था, याद है फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला अगर याद नहीं होंगे तो पेपर में कैसे बैठोगे, आई होप आप लोगों को याद है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस क्या होता था दोस्तों, ये होता था, ओके, ये होता था a2 माइनस a1 क्रॉस में b। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल, a2 माइनस a1 आगे होता है, बिल्कुल ठीक, आगे ही रहता है, तो हाँ बिल्कुल आगे रहता है। ठीक है, और यहाँ b का मैग्नीट्यूड आता था। बहुत बढ़िया। जब आप a2 माइनस a1 करेंगे तो i से गया, j से j गया, 2k कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k कैप प्लस k कैप, तो किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 3k कैप। ठीक है, 3k कैप, बहुत बढ़िया। क्रॉस प्रोडक्ट b किसके इक्वल है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। और b का दोस्तों, अच्छा b का आप यहाँ पे जब आप मोड निकालोगे या मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 1, तो ये √6 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये √6 आप लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, तो देखिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो पहले, तो i कैप k कैप j कैप। ठीक है, तो आई होप डिटरमिनेंट मेथड से आप लोगों को आता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये 0 है। अच्छा i j k होता है ना, 2 मिनट, या मैंने i k j लिख दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, i j k होता है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3i कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, i j k। बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ देखो यार k नहीं है,
तो 3 के कैप है ना, मुझे हो क्या गया 2 मिनट, सॉरी यार, 3 के कैप। वाह, तो पहले वाले वेक्टर का आई कैप 0 है, जे कैप 0 है और के कैप का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है, और ये 2 1 1 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा अपना आई कैप, जब आप करोगे तो ये आ जाएगा -3, हाँ ये 0 -3 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप, ये 0 -6 हो जाएगा, प्लस के कैप के साथ तो 0 आएगा। आई होप सॉल्व करने आता है आपको। -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है दोस्तों। अब इसका आगे अपने पास फेस तो नहीं है, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। जब आप इसका मोड निकालेंगे दोस्तों, जब आप इसका मोड निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, √3 का 9 और 36 का कितना होता है दोस्तों, 6 का 36, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया √45, बहुत बढ़िया, √45 हो गया, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हैं √45 को 3√5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3√5। सो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आया 3√5 क्या है, और ये √6 के इक्वल आया, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए ना, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है भाई, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात, इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने आप लोगों को जरूर आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो ध्यान से देखिए इधर। वैसे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है, पर फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा डू कमेंट भी, ठीक है, मैं आसान तरीके से वीडियो अपलोड इस पर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको फैक्टराइज करो, तो यहाँ से एक काम करो, x कॉमन लो। जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x² - 3x + 2, तो ये किसका फैक्टर होता है, इसे अगर फैक्टराइज करोगे तो x - 2 x - 1 आएगा, बिल्कुल ठीक, है राइट, बिल्कुल ठीक, x - 1, तो अंदर आ जाएगा x - 1 एंड x - 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट कहाँ पे चालू होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। क्रिटिकल पॉइंट पता ना दोस्तों क्या होता है कि ब्रैकेट कब 0 बनेगा, जब आप x में 0 पुट करोगे 0 बनेगा, x - 1 में जब आप 1 पुट करेंगे 0 बनेगा, x - 2 में 2 पुट करेंगे 0 बनेगा। यानी यहाँ पे इनके टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें। तो एक काम करेंगे, -1 से 0 तक एक जाते हैं, -1 से 0 तक जाते हैं, तो यहाँ से x - 1 x - 2, बहुत बढ़िया। और एक काम करते हैं, 0 से 1 तक जाते हैं, तो x - 1 x - 2, पता ना इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ये चीज़ और मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप dx लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। और फिर 1 से 2, तो यहाँ x - 1 x - 2, और यहाँ लग गया dx, ठीक है, यहाँ लग गया dx, ओके। अब आप यहाँ देखिए, जब आप -1 से 0 जा रहे हैं, तो पहली बात, ये वाला ब्रैकेट आपको नेगेटिव देगा, ये वाला ब्रैकेट भी आपको नेगेटिव देगा, ये वाला ब्रैकेट भी आपको नेगेटिव देगा, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं बाहर नेगेटिव लिख दूँ, है ना दोस्तों, अगर मैं बाहर 2 मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड बुरा मान रहा है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अगर मैं बाहर नेगेटिव कर दूँ फ्रॉम -1 to 0, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ x हो गया, ओके। तो यहाँ देखो ना, ये फैक्टराइज करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाहर माइनस आ जाएगा। अब मैं मोड हटा सकता हूँ, मोड हटा दिया तो इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले बनेगा, क्या बनेगा, x³ - 3x² + 2x, है ना, इनका होल और इंटीग्रेशन। अगला क्या जा रहा है, 0 से 1 में दोस्तों ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव आएगा बाहर, x³ - 3x² + 2x, है ना, ओवरऑल dx, ठीक। आप यहाँ अगला देखिए, अगला मैं इसको लिख रहा हूँ, x तो देखो पॉजिटिव होगा, अच्छा ये भी पॉजिटिव होगा, x - 1, पर x - 2 नेगेटिव होगा दोस्तों, तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तीसरे में आपको यहाँ 0 से 1 जा रहे थे, जब आप 1 से 2 जाएंगे
तो बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx। क्लियर है ना? बस इसे इवेल्युएट करना है, इसे इवेल्युएट करना है। चलो इसे भाई इवेल्युएट कर लेते हैं अगले पेज में। अगले पेज में जब आप इवेल्युएट करेंगे तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर रहने दो, ठीक है। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 होता है, ठीक है। माइनस 3x² का तो माइनस 3 तो है, x² का x³ होगा, बहुत बढ़िया। ओके तो 2x था तो यहाँ 2x²/2 होगा। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था दोस्तों? यहाँ -1 to 0 जा रहा था, -1 to 0। बहुत बढ़िया हो। तो सेम यहाँ देखिए x4/4 माइनस 3x³ प्लस 2x²/2, ठीक है। पर यहाँ जा रहा है 0 to 1, ठीक है। और तीसरा भी लिखना है आपको x4/4 माइनस 3x³ प्लस 2x²/2, ठीक है। यहाँ जाना है आपको 1 से 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सेम, ठीक है। ओके यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, देखो माइनस ऑलरेडी है, अपर लिमिट करोगे तो सारा 0 बन रहा है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस जब आप लोअर लिमिट करोगे तो 1/4, ओके। अच्छा माइनस लोअर लिमिट तो 1/4 -1 प्लस 1, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट किया तो -1 पुट करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। ये माइनस x का ओके -1 का पावर 3 -1 और माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ये प्लस बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है, प्लस बनना चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके ये भी प्लस बनेगा तो रोल माइनस हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4। अच्छा चलो ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला भी सॉल्व करते हैं। इसमें सेम आप अपर लिमिट 1 पुट करो, 1/4 -1 प्लस 1, है ना, और -0 -0 तो आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सेम ही थर्ड रह गया अपना, इसमें पुट करो तो 2 पुट करोगे तो ये 16/4 आएगा क्योंकि 2⁴ 16/4 माइनस 8 प्लस 4। फिर ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1/4 -1 ओके प्लस 1, ठीक है। ओके थोड़ा बस कैलकुलेशन आप ध्यान से करना दीजिए, ठीक है। जब आप ये माइनस माइनस तो फिर 2 हो जाएगा और 1/4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो जब आप तो 9/4 हो रहा है, बिल्कुल ठीक 9/4 हो रहा है कि जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 + 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक 9/4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो कैंसिल ही हो रहा है तो यहाँ आ रहा है 1/4। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे यार ओके, यहाँ पे जब आप चलो कर लेते हैं, इससे करेंगे 16/4 कितना हो जाएगा, अच्छा 16/4 4 होगा और +4 +4 8 होके -8 से कट जाएगा। तो पहली बात यहाँ तो 0 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है -1/4, तो एक कट के 9/4 आ रहा है। आई होप मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं की है यार, ठीक है। आई होप मैंने तो अपना 9/4 पहले का तो चलो ठीक है, दूसरे का क्या है कि हमने 1 पुट किया, ठीक है, नहीं 2 हाँ 1 पुट किया तो ये 1/4 आ गया, -1 + 1, ठीक है। फिर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसका भी 1/4 आ रहा है, ये भी ठीक आ गया, ठीक है। थर्ड वाले का कोई ना कोई दिक्कत किया है, थर्ड वाले का ओ माय गॉड, थर्ड वाले का माइनस आ रहा था यहाँ पे, यहाँ देखिए दोस्तों थर्ड वाले का यहाँ माइनस आ रहा था और मैंने यहाँ ले लिया गलती से प्लस, तो ये आएगा माइनस, ठीक है। और ओके ये आएगा माइनस और अंदर से माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने जस्ट गलती ये की थी, मुझे लग रहा था अंदर से फीलिंग आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है ना। ओके कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अपना अब पेन का कलर पहली बात तो चलो वही रन देते हैं। तो पहली बात एक कटेगा नहीं और आंसर ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है अपना 9/4 + 1/4, जो -1/4 था वो +1/4 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऐड करके कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 4 ही आएगा, 9 + 10 11, 11/4 आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 11/4 आपका आंसर होगा। बस हमने यहाँ पे मिस्टेक कहाँ किया था, क्योंकि पीछे देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिया हुआ था मैंने, है ना। लाइव सेशन लेने का फ़ायदा होता है दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि मैं भी लाइव सेशन शुरू कर दूँ, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ देखो
यहाँ माइनस था और मैंने यहाँ गलती से प्लस ले लिया था, तो ये माइनस है और माइनस अंदर का है, तो -1/4 बाहर का है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, या ओवरऑल मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, यह आ जाएगा 9/4 प्लस 1/4, जो माइनस में आ रहा था वो भी 1/4, तो 11/4 अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय द लाइन, ओके, एंड द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन ही करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि पहले x + y = 2 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, ओके। ग्राफ यार 2 मिनट पहले इरेज ऑल करते हैं, इरेज ऑल करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका, x + y = 2 का, ये फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अच्छा सा बनाऊँ, बिल्कुल ठीक सही बना है मेरे हिसाब से। ओके ठीक है, ठीक है। तो अपना x एक्सिस है दोस्तों और ये क्या है, y एक्सिस है। अच्छा, तो ये मान लो ओरिजिन है, ये 0,0 है और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मान लेते हैं दोस्तों, इसको भी 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आ रहा है, और जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x 2 आ रहा है। तो ये किससे पास होगा, 2 2 इससे पास हो रहा है दोस्तों, ओके, इन दोनों से पास हो रहा है। तो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, टू द स्केल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब आप इनको ज्वाइन कर लेंगे, जब आप इनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ये आपने कर लिया ज्वाइन, बहुत बढ़िया। अच्छा, और दूसरा इक्वेशन क्या है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों, y² = x, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। y² = x, y में स्क्वायर है तो सिमेट्री x क्या लॉन्ग होगी, ये ऑलरेडी आपको पता है, और वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका बना, x + y = 2 का, और ये वाला ग्राफ बना दोस्तों y² = x का, ठीक है। तो अब देखो, चलो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। अपन को रीजन कौन सा चाहिए था, x + y = 2, y² = x एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस तो है, तो अपना एरिया ये आ गया। इसका अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वैल्यू निकालना है। पर दोस्तों यहाँ टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। एक काम करो, जहाँ x से y² पुट कर दो, y² + y = 2, यानी y² + y - 2 = 0 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको ओके +2, जिनको प्लस ओके y+, इनको फैक्टराइज करके देखिए आप, ओके कोई बात नहीं, अपन इरेज कर देते हैं यार, इधर बोर्ड यहाँ आके नाराज हो जाता है, पता नहीं, कोई ना कोई। जब दोस्तों इसको फैक्टराइज करेंगे, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट y + 2 y - 1 = what, = 0। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आएगा, यानी y यहाँ से -2 आ गया, एंड क्या आ गया, y = 1 आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला देखो यार, ये वाला तो y 1 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो y तो 1 है। जब y को 1 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, y को 1 पुट करो तो x भी कितना आ गया दोस्तों, x भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 1,1 आ गया, सॉल्व करके निकाल लोगे आप, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, 0 से 1 तक मैं पैराबोला का इक्वेशन लूँगा, और 1 से 2 तक मैं लाइन का इक्वेशन लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इसका y² = x यूज़ करूँगा, यानी या मुझे एक बात बताओ ना, अगर y² = x है तो y किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, √x के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, dx। और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक क्या यूज़ करूँगा मैं,
1 से लेके 2 तक यूज करूंगा x प्लस वाई इज टू 2, यहाँ से y क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, ओके dx। तो इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया भाई, x का पावर 1/2 तो 1 प्लस करो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ 3/2, बिल्कुल ठीक, 0 to 1, ओके 2 का 2x आ जाएगा और x का x²/2 आ जाएगा, 1 to 2, ठीक है, ओके तो ये 2/3 आ गया, और 1 पुट करेंगे 1 माइनस 0, 1/2 कॉमन लो, एक काम करो 1/2 कॉमन लोगे तो ये 4x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, 4x इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस ओके माइनस x² है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस 4x, अच्छा माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4x हो गया तो -4 और प्लस 1, ठीक है, यही होगा, बिल्कुल ठीक यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है, तो ये 4 है क्या, तो ये तो 1 ही आ रहा है, तो रोल 3 ओके 2 मिनट 2/3 प्लस 1/2, तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, आंसर आ रहा है अपना 2/3 प्लस 1/2, ये आ रहा है आपका ओके 7/6 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आप ये आंसर लिख देंगे, आपका आंसर है 7/6, आपका क्या आंसर है। आई होप मैंने कोई गलती तो नहीं की यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में लोअर लिमिट 1 था, अगर ये कॉमन नहीं भी लेता तो 4 माइनस 2 आता, फिर -2 प्लस 1/2 आता, ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या 1/2, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, आपका ने बिल्कुल ठीक किया, 2/3 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे आप 7/6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, 7/6 अपना आंसर। अच्छा यहाँ है तो अपना है 2/3 प्लस 1/2, यहाँ स्पेस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3/6, तो 7/6 आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, इतना आसान, ठीक है दोस्तों। भाई अगर ये पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी फुल आउट ऑफ फुल तो देखो कंफर्म है मैथ में, 40 आउट ऑफ 40। देखो 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 0 अपॉन द प्लेन दिस, ओके, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस प्लेन। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है दोस्तों, यहाँ देखो प्लेन अपन को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, प्लेन अपने पास दिया हुआ है x - 3y प्लस 2z = 9 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, जो लाइन पॉइंट पास हो रहा है 1, 2, 0 से पास हो रहा है। अच्छा तो एक चीज ऑलरेडी पता है आपको, ये कौन सा वाला फॉर्म है, एक प्लेन का जब हम इक्वेशन निकालते हैं, एक प्लेन का कभी भी हम अगर मान लो प्लेन बना दिया मैंने, कभी भी इक्वेशन निकालते हैं तो एक तो गिवन पॉइंट होता है जिसका अपन r लेते हैं, और एक नॉर्मल होता है दोस्तों, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है वो जो प्लेन का होता है वही होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज कौन से है, डायरेक्शन रेशियोज है 1 है, -3 है एंड 2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा मुझे बताओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन देखो x - x1 होता है तो x - 1/1 = y - y2 यानी y - 2/-3 z - 0/2, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन आ गया दोस्तों। अच्छा ये लाइन है किसी न किसी के इक्वल होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये k के इक्वल है, से किसके इक्वल है, k के इक्वल है, अगर k के इक्वल है तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से x - 1/1 किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल आ गया, ठीक है, तो यहाँ से x k के इक्वल आ गया, बहुत बढ़िया, और यहाँ से y -2 -3 किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन k के इक्वल आ जाएगा, यानी y किसके इक्वल हो गया -3k + 2, और अगेन दोस्तों 2 मिनट z/2 k के इक्वल आ गया, तो z किसके इक्वल आ गया 2k के इक्वल। मैं z में जनरली z को ऐसा बनाता हूँ ताकि 2 और z में कंफ्यूजन हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों आपका हो गया k, -3 + k to 2k, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, विच सेटिस्फाइज प्लेन इक्वेशन,
ये प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई क्यों करेगा, मुझे एक बात बताओ। प्लेन इक्वेशन को दोस्तों सेटिस्फाई इसीलिए करेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये फुट का कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है, ये फुट का कोऑर्डिनेट है। अगर ये फुट का कोऑर्डिनेट है तो फुट तो प्लेन में ही बन रहा है ना, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह मैं पुट कर दूंगा k -3, y की जगह पुट करूंगा मैं -3k + 2, ठीक है। और z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, z की जगह 2k पुट करूंगा। और ओवरऑल किसके इक्वल था, ये 9 के इक्वल था, है ना दोस्तों, ये 9 के इक्वल था, बिल्कुल ठीक है, 9 के इक्वल था। तो ऐसे सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे k + 9k - 6 ओके + 4k = 9, ठीक है दोस्तों। ओके तो यहाँ से आ गया 10k 14k = 15। अच्छा 15 आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। तो k कहाँ क्या आ गया दोस्तों, k आ गया 15/14। x की भी तेरी भाई x -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा दोस्तों। ओ माय गॉड, तो एक k +1 आएगा यहाँ पे k +1 आएगा, k +1 आएगा तो k +1 पुट करो, यानी ये आ जाएगा 15k। अगर ये 15k हो गया तो k 1k को लाएगा, ना कि 15/14k को ला देगा, ठीक है दोस्तों। तो k = 1 आया, ठीक है, k 1 आया, ओहो आगे वो नहीं है, तो इसमें k को 1 सब्सटीट्यूट करो, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट है। तो दोस्तों मेरे पास अभी स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो डिस्टेंस भी निकालना था। देखो 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, तो देखो 1, 2, 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो गिवन प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑलरेडी गिवन प्लेन पे लाई कर रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, यानी 2, -1, 2 से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने तो आता ही आपको, इतनी छोटी सी बात तो नहीं है ना, √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर, इतनी छोटा सा चीज तो आप कर ही लोगे, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और इसी में बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चे क्या कहते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर कितना बड़ा होगा, छोड़ देते हैं। पर दोस्तों भाई हलवा क्वेश्चन होता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। मैं पहले बताता हूँ, ये अपन चेंज करते हैं पहले कलर, मैं पहले ही बताता हूँ, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं दोस्तों ये। तो केस स्टडी क्वेश्चन को कभी नहीं, केस स्टडी क्वेश्चन को आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बस कहानी की तरह पढ़ लो, जो कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 केसेस। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, वो बिलीव करती है कि दुनिया में जितने भी पीपल है मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। यार देखो एक्सीडेंट प्रोन का मतलब क्या होता है, जिनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उनको एक्सीडेंट प्रोन कहते हैं, और जिनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस कम नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते, उनको एक्सीडेंट प्रोन नहीं कहते, ठीक है। The company's statistics shows that an accident-prone person will have an accident at some time within a fixed 1-year period with probability 0.6। तो भाई से प्लीज ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कंपनी का जो डाटा ये शो करता है कि अगर एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है तो उसका 1 साल के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 है। Whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone। एक ऐसा पर्सन जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, उसके साथ जो एक्सीडेंट होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। द कंपनीज नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। कंपनी ये मानती है कि 20% जो आबादी है वो एक्सीडेंट प्रोन है, यानी एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस है उनके, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार, चिल आउट करो, अभी देखना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको हलवा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। देखो अगर इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आया होगा तब भी इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेते हो, पहले पढ़ लेते हैं। 2 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन 2 नंबर का है, तो ऐसे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर में पढ़ने वाला था, पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी।
दूसरा क्या है, सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एन एक्सीडेंट प्रोन। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, ध्यान ये दो कि पहले अपन लिख लेते हैं। दो तरह के लोग थे, दो तरह के लोग थे। एक तो था एक्सीडेंट प्रोन, तो मैं मान लेता हूँ E1 एक्सीडेंट प्रोन है दोस्तों, एक्सीडेंट प्रोन है, ठीक है। E2 क्या मान लेता हूँ, E2 मान लेता हूँ नॉट एक्सीडेंट प्रोन। तो सिंपल भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कोई सोशल का पैराग्राफ नहीं लिख रहे हो, टेंशन ना लो, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि उसका एक्सीडेंट होगा, समझ रहे हो, ये क्या मान लेता हूँ, उसका एक्सीडेंट होगा विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक्सीडेंट विद इन 1 ईयर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। PE/E1 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कि एक्सीडेंट 1 ईयर में हो जाएगा। दिया क्या है कि अगर वो एक्सीडेंट प्रोन से लाइक करते हैं, तो एक्सीडेंट देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स 1 ईयर पीरियड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। 1 ईयर में एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। किसकी, अगर वो एक्सीडेंट प्रोन है तो इसका आ गया 0.6। अगर वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो उसका एक्सीडेंट 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो E/E2 ये 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली E1 दिया हुआ है। एक्सीडेंट प्रोन में 20% लाया करते थे, 20% यानी 20/100 दोस्तों, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और PE2 क्या आएगा कि PE2 यानी एक्सीडेंट प्रोन से लाए नहीं करते, तो 80% बचे ना, देखो 80% बचे तो 80/100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये चीज लिख लिया तो सब हल है आपके लिए, ठीक है। पहला देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक न्यू पॉलिसी होल्डर है, विल हैव एन, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा 1 साल के अंदर ही हो जाएगा अगर उसने पॉलिसी परचेज कर ली, ओके। तो यार अपन को PE निकालना है। E क्या था देखो ना, एक्सीडेंट 1 साल में हो जाएगा, उसी का तो निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है PE को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बेटा, क्या आप इसको PE1 PE/E1 P, ओके यही था ना, हाँ बिल्कुल, P1 PE/E1, फिर क्या था PE2 PE/E2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज आता है। अच्छा PE कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है दोस्तों, नहीं PE1 कितना दिया हुआ है, PE1 दिया है 20/100 और PE/E1 कितना दिया है, ओके PE/E1 दिया है 0.6। ये दिया अपने पास 80/100 PE2, अच्छा सॉरी ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देता हूँ 80/100, ठीक है, ओके। और E/E2 कितना दिया हुआ है, E/E2 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। इससे सॉल्व कर लो यार, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ओके सॉरी। तो ओवरऑल इसे सॉल्व जब आप करेंगे तो ऊपर आएगा 2 × 6/100 ही आएगा, फिर आएगा 8 × 2/100 आएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे 12/100 प्लस 16/100, तो किसके कुल आ गया, ये हो गया 28/100, तो 0.28 पहले का आंसर है। पहले का आंसर क्या है दोस्तों, 0.28 है, ठीक है। सेकंड का देखो, आई होप मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं किया। सेकंड में देखो, सेकंड कह रहा है कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एन एक्सीडेंट प्रोन। यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि एक बंदे ने पॉलिसी खरीदा यानी न्यू पॉलिसी होल्डर, और उसका एक्सीडेंट हो गया 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया से आता होगा। ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में। तो रिवर्स टाइप के क्वेश्चन बायस थ्योरम के होते हैं दोस्तों। किस थ्योरम के होते हैं साहब, बायस थ्योरम, है ना। आप बायस थ्योरम लगाएंगे इधर, तो बायस थ्योरम आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या निकालना है। देखो सेकंड में निकालना है कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन को आपने E1 माना था,
तो E1 बाई ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना यार, कि E1 यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एक्सीडेंट प्रोन से होगा। गिवन क्या है कि 1 साल के अंदर एक्सीडेंट हो गया। तो बायस थ्योरम क्या कहता था Pe बाई E1, ठीक है, ओवर Pe बाई E1 प्लस Pe2 Pe बाई E2, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो Pe1 किसके इक्वल है? Pe1 है 20 बाई 100 यानी 0.2 लिख लो यार डायरेक्ट, क्या 100 वगैरह लिख रहा है। Pe बाई E1 0.6 के इक्वल है, ठीक है। और ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो पीछे, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.28 आ रहा है, 0.28 आ रहा है, ठीक है। तो आएगा ये 0.12 आएगा और ये 0.28 आएगा। तो ओवरऑल किसके इक्वल हो गया दोस्तों? 12/28 के इक्वल हो गया। तो जब आप कैंसिलेशन करेंगे, किससे करेंगे? चलो 2 से कर दो, तो 6/14 आ गया, 2 से करो 3/7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आपका? 3/7। क्लियर है इसे? ये आंसर आपका, ठीक है। तो दोस्तों यही था, हमने आज जल्दी है ना सभी क्वेश्चनों को निपटाया, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।